टाइप टूल के फ्लाईआउट पे मौजूद तमाम ऑप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम टाइप मेन्यू को शुरू करने वाले हैं। तो टाइप मेन्यू में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं और उन तमाम ऑप्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है और इनको मैंने 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया है तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। टाइप मेन्यू के ज्यादातर ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं जो कि लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं और यहाँ सेंटर में वो ऑप्शन मौजूद हैं जिन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और यहाँ राइट साइड पे मेरे पास वो ऑप्शन है जिन्हें हम देख चुके हैं। तो राइट साइड पे हमारे पास एरिया टाइप ऑप्शन है जिसको हम एरिया टाइप टूल के साथ देख चुके हैं और उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन है जिनको हम टाइप ऑन अ पाथ टूल के साथ देख चुके हैं। तो उसके बाद इन तमाम ऑप्शन पे बात करने के बाद ग्लिफ्स पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फाइन फॉन्ट पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, स्मार्ट पंक्चुएशन पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद 2 टॉपिक इंसर्ट स्पेशल करैक्टर और इंसर्ट व्हाइट स्पेस करैक्टर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इन 2 टॉपिक को हम एक वीडियो में देखेंगे और लेगेसी टेक्स्ट पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इन टॉपिक्स को हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद ये तमाम टॉपिक हम 1 बाय 1 आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ और इनको यहाँ पे रहने देती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास मोर फ्रॉम एडोबी फॉन्ट है। मैं टाइप मेन्यू पे आकर मोर फ्रॉम एडोबी फॉन्ट पे क्लिक करूंगी तो लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये एडोबी की ऑफिशियल साइट मेरे पास ओपन हो गई है। यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट ले सकती हूँ। अगर मैंने एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ली है और मैं एडोबी का पेड वर्जन यूज कर रही हूँ तो मैं इनको डाउनलोड कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरी है, इनमें से आप किसी भी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे फॉन्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पे अगर आप क्लिक करें तो नीचे डिफरेंट दिए हुए हैं, अरेबिक है, अर्मीनियन है, बेल्जियम, बंगाली, यहाँ डिफरेंट दिए हुए हैं। आप इनमें से जिस भी टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, उसके मुताबिक फॉन्ट आपके पास आ जाएंगे। इस तरफ का तमाम एरिया फिल्टर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आप कैलीग्राफिक स्टाइल में चाहते हैं, अगर मैं यहाँ से कैलीग्राफी पे क्लिक करूं तो कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखे हुए फॉन्ट मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी हुई है। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से बोल्ड सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखिए वो तमाम फॉन्ट मेरे पास आए हैं जो कि बोल्ड है, हैवी वेट है। तो यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको किस तरह से देखना चाहते हैं तो इस वक्त ये ग्रिड व्यू में है और अगर मैं यहाँ से लिस्ट व्यू पे क्लिक करती हूँ तो ये लिस्ट की सूरत में इस तरह से मुझे शो होने लगेंगे। मैं वापस ग्रिड व्यू पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिख कर इसको सर्च करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो टेक्स्ट आपको कैसा लगेगा तो आप यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं अपने चैनल का नाम डाल देती हूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे मेरे चैनल का नाम डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ शो हो रहा है। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि डिफरेंट फॉन्ट पे मेरे चैनल का नाम किस तरह से मुझे शो होगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसके साइज को बड़ा या छोटा करके देख सकती हूँ, आप देखें। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ फीचर्ड, नेम और न्यूएस्ट है। अगर मैं न्यूएस्ट पे क्लिक करूंगी तो जो नए लेटेस्ट फॉन्ट है वो मुझे यहाँ पे शो होंगे। अगर मैं नेम वाइज इन्हें सर्च करना चाहूँ तो यहाँ नेम वाइज सर्च कर सकती हूँ और अगर फीचर वाइज सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फीचर वाइज इनको सर्च कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से फीचर वाइज ही रहना देती हूँ। उसके बाद अगर मैं किसी भी फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली को व्यू करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। जैसे आप देखिए अगर मैं इसकी फैमिली को व्यू करना चाहूँ तो मैं व्यू फैमिली पे क्लिक करूंगी तो दोबारा लोडिंग होगी और अब आप देखें इस फैमिली में जितने फॉन्ट हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मैं इसे यहाँ से एक्टिव करना चाहूँ तो मैं उस सूरत में एक्टिव कर सकती हूँ अगर मेरे पास एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ साइन इन के लिए ऑप्शन आ गया है और अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो मैं यहाँ से साइन इन करके उस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकती हूँ और एक्टिव करने के बाद मैं उसको यूज कर सकती हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास फॉन्ट है। तो यहाँ वो तमाम फॉन्ट मुझे दिए हुए हैं जो मेरे सिस्टम में मौजूद है। मैं जब भी कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगी तो ये फॉन्ट मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद है।
तो मैं इन फॉन्ट को यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ। और उसके अलावा टाइप मेन्यू में आकर मैं फॉन्ट ऑप्शन पे आकर इनको यहाँ से भी यूज कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिसेंट फॉन्ट है। तो मैं टाइप मेन्यू में आऊँ तो यहाँ रिसेंट फॉन्ट में मुझे वो तमाम फॉन्ट शो हो रहे होते हैं जो मैंने रिसेंटली यूज किए होते हैं अपने वर्किंग के दौरान, जो भी मैं काम कर रही होती हूँ, और रिसेंटली जो फॉन्ट यूज किए होते हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन साइज है। तो मैं टाइप मेन्यू पे आकर यहाँ साइज पे क्लिक करूँ तो यहाँ डिफरेंट साइज मुझे दिए हुए हैं और यहाँ से भी मैं साइज चेंज कर सकती हूँ, और साइज ऑप्शन को भी हम पहले देख चुके हैं। और उसके बाद ग्लिफ ऑप्शन है, तो ग्लिफ ऑप्शन को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद टाइप कन्वर्जन है, तो मैं यहाँ से टाइप टूल लेकर यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेती हूँ। पैराग्राफ क्रिएट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद टाइप टूल में आऊं तो आप देखें कन्वर्ट टू पॉइंट टाइप है। इस वक्त हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्म में है तो हम इसे पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूं तो अब ये पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये एक पैराग्राफ नहीं है। और अगर मैं इसे दोबारा सिलेक्ट करके टाइप मेन्यू में आती हूँ तो अब यहाँ पे कन्वर्ट टू एरिया टाइप है कि अगर हमारा पॉइंट टेक्स्ट होगा तो यहाँ पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहे होंगे, और अगर ये पैराग्राफ में है तो यहाँ पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहे होंगे। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये दोबारा पैराग्राफ टेक्स्ट में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास थ्रेड टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर पैराग्राफ टेक्स्ट क्रिएट कर लेती हूँ और एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगी। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं टाइप मेन्यू में आकर यहाँ थ्रेड टेक्स्ट पे आऊँ तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन मेरे पास है वो क्रिएट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट हो जाता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम एक पैराग्राफ लेते हैं और हम उसके टेक्स्ट फ्रेम को छोटा कर देते हैं या फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट उसमें मौजूद होता है, और हम इस बॉक्स पे क्लिक करके एक नया टेक्स्ट फ्रेम जब लगाते हैं तो वो उसके साथ लिंक हो जाता है। लेकिन अगर हम दो सेपरेट पैराग्राफ लेते हैं और उनके दरमियान लिंक नहीं है तो हम क्रिएट ऑप्शन की मदद से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप मेन्यू में आऊंगी और दोबारा थ्रेड टेक्स्ट पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन रिलीज सिलेक्शन है। अगर मैं अपने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं तो इस ऑप्शन का कोई खास इफेक्ट हमारे पास नहीं आता, लेकिन अगर हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और रिलीज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उस फ्रेम में जितना टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाएगा और वो फ्रेम खाली रह जाएगा। हमारे पास सिलेक्शन बिल्कुल खाली रह जाएगी, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा। मैं यहाँ रिलीज सिलेक्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें खाली सिलेक्शन मेरे पास रह गई है और इसमें मौजूद टेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में चला गया। आप पहले पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को। एक से ज्यादा अगर लिंक है तो किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें मौजूद टेक्स्ट दूसरे पैराग्राफ में चला जाता है। मैं कंट्रोल जी कर दूंगी और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद तो टाइप मेन्यू में आकर थ्रेड टेक्स्ट पे आऊं तो इसमें नेक्स्ट मेरे पास रिमूव थ्रेडिंग है। इससे इसके दरमियान ये जो थ्रेडिंग आपको नजर आ रही है ये रिमूव हो जाती है और लिंक खत्म हो जाता है। और रिलीज सिलेक्शन और रिमूव थ्रेडिंग के ऑप्शन आप दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दो सेपरेट पैराग्राफ लेके उनको लिंक किया है तो भी ये दोनों ऑप्शन उस पर सेम वर्क करते हैं, और अगर आपने एक पैराग्राफ लिया और उसमें आपका टेक्स्ट ज्यादा है और आप उससे लिंक करके नया फ्रेम लगाते हैं तो भी ये ऑप्शन सेम वर्क करेंगे। दोनों सूरतों में इनकी वर्किंग सेम है। तो यहाँ मैं रिमूव थ्रेडिंग पे क्लिक करूं तो आप देखें इनके दरमियान जो लिंक था खत्म हो गया, ये थ्रेड लाइन यहाँ से खत्म हो चुकी है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिट हेडलाइन है, तो मैं यहाँ से टाइप टूल लूंगी और यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेती हूँ। पैराग्राफ क्रिएट करने के बाद मैं टाइप टूल की मदद से इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगी और यहाँ से इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टाइप टूल लूंगी और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी जिससे मैंने हेडलाइन के तौर पे फिट करना है। अब आप देखें इस कंप्लीट टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं टाइप मेन्यू में आकर फिट हेडलाइन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मेरा तमाम टेक्स्ट एक लाइन में फिट हो गया
उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टाइप टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टाइप मेन्यू में आकर फिट हेडलाइन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये तमाम टेक्स्ट थोड़ा वाइड हो गया। अगर हमारा टेक्स्ट एक से ज्यादा लाइन में है तो भी वो उस पैराग्राफ की विड्थ के मुताबिक उसको फिट कर देगा अगर वो एक लाइन से ज्यादा है, और अगर एक लाइन से कम है तो वो उसके दरमियान स्पेस को ज्यादा करते हुए उसे पैराग्राफ की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। फिट हेडलाइन से हम जस्ट इतना ही काम कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिजॉल्व मिसिंग फॉन्ट है। तो ये ऑप्शन उस वक्त एक्टिव होता है और उस वक्त काम करता है अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें कोई ऐसा फॉन्ट है जो हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं, तो उस सूरत में ये ऑप्शन एक्टिव होता है और उस सूरत में ही ये वर्क करता है। अगर मैं टाइप मेन्यू में आऊं तो आप देखें यहाँ पे रिजॉल्व मिसिंग फॉन्ट का ऑप्शन हाइड है, इस वक्त शो नहीं हो रहा। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ जिसमें ऐसा फॉन्ट मेरे पास मौजूद है जो मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं। मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगी। जब ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, अब देखें यहाँ मुझे वार्निंग शो हो रही है, द डॉक्यूमेंट यूज फॉन्ट दैट आर करंटली नॉट अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, कि आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा फॉन्ट मौजूद है जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं। हम किसी से काम करवाते हैं या अपना काम किसी को चेक करने के लिए भेजते हैं तो उस सूरत में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जब हमारे सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं होता जबकि हमारे डॉक्यूमेंट में वो फॉन्ट मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड फॉन्ट पे क्लिक कर देती हूँ तो यहीं पे मेरे पास पैनल आ जाएगा और मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती तो उस सूरत में मैं टाइप मेन्यू में जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद अब मैं टाइप मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे रिजॉल्व मिसिंग फॉन्ट पे क्लिक करूंगी और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें यहाँ वापस मुझे वही डायलॉग बॉक्स शो रहा है जो पहले था और मैं यहाँ पे फाइंड फॉन्ट पे क्लिक करूंगी। अब जैसे ही मैंने फाइंड फॉन्ट पे क्लिक किया तो ये फॉन्ट मेरे पास मौजूद है जो मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं। ये ब्लू कलर में हाईलाइट भी हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पे इसका नाम भी आ रहा है, रूबिक रेगुलर फॉन्ट का नाम है जो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है जो मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं। और उसके बाद यहाँ मुझे फॉन्ट भी शो हो रहे हैं जिनमें से मैं कोई सा फॉन्ट लेकर इसको चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ से इसकी फिल्ट्रेशन भी कर सकती हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट, रिसेंट और सिस्टम 3 ऑप्शन है। अगर मैं अपने सिस्टम पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे सिस्टम में जितने फॉन्ट हैं वो शो होने लगेंगे। रिसेंट पे क्लिक करती हूँ तो जो रिसेंटली मैंने यूज किए हैं वो शो होने लगेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करती हूँ तो जो मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद फॉन्ट है वो शो होने लगेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से एरियल सिलेक्ट कर लेती हूँ। एरियल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चेंज पे क्लिक करूँ तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा और चेंज करने के बाद दोबारा मेरा माउस यहाँ पे आ गया है। ये फॉन्ट भी रूबिक रेगुलर है। अगर एक से ज्यादा दफा वो फॉन्ट यूज हुआ है या एक से ज्यादा फॉन्ट ऐसे मेरे पास मौजूद है जो मेरे सिस्टम में नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर बारी बारी उनको इंडिकेट करता जाता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम फॉन्ट एक साथ चेंज हो जाएं तो मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करूंगी और चेंज ऑल पे क्लिक करूंगी तो तमाम फॉन्ट एक साथ चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से डन कर दूंगी तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएंगे और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चेंज केस का है। यहाँ मैंने 2 डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं और अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में मैंने एक पैराग्राफ ओपन करके रखा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। और पेस्ट करने के बाद और यहाँ से टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से चेंज केस पे आऊं तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और सेंटेंस केस। अगर मैं यहाँ से अपर केस सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे तमाम लेटर कैपिटल हो जाएंगे। आप देखें मैं यहाँ से सिलेक्ट करके टाइप मेन्यू में आऊंगी और चेंज केस पे आकर अगर अपर केस करती हूँ तो आप देखिए मेरे तमाम लेटर कैपिटल हो गए। और उसके बाद मैं टाइप मेन्यू में आकर चेंज केस पे आकर लोअर केस पे क्लिक करूंगी तो मेरे तमाम लेटर स्मॉल हो जाएंगे। और उसके बाद दोबारा टाइप मेन्यू में आकर चेंज केस पे आकर यहाँ टाइटल केस पे अगर क्लिक करती हूँ तो मेरा हर वर्ड कैपिटल से शुरू होगा और इसके बकाया लेटर स्मॉल होंगे। और उसके बाद दोबारा टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से मैं अगर सेंटेंस केस करती हूँ तो आपका हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसके बाद के तमाम लेटर स्मॉल होंगे।
और ज्यादातर हम सेंटेंस केस ही यूज कर रहे होते हैं। जब हम अपना नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से करते हैं और उसके बकाया तमाम लेटर्स स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रिएट आउटलाइन है। जब हम किसी भी लेटर को आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं, उसे आउटलाइन क्रिएट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेक्स्ट नहीं रहता और हम उसे एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट टूल लूं और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसके साइज को बड़ा करके 72 पिक्सल कर देती हूँ और कैप लॉक ऑन करके यहाँ पे ABC ही लिख लेती हूँ। और ABC लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करूंगी। शिफ्ट कंट्रोल O इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल O प्रेस कर दूं तो भी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। तो मैं क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक कर देती हूँ। तो अब ये मेरा टेक्स्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देखें, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं आ रही। आप देखें, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वो तमाम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो उस वक्त आती हैं जब मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रही होती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रही होती हूँ। तो अगर हम अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम अपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट क्यों करें, हम क्रिएट आउटलाइन उस पर अप्लाई क्यों करते हैं। तो कई दफा ऐसा होता है कि इलस्ट्रेटर के कुछ ऑप्शन अप्लाई करने के लिए हमें अपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करना होता है। बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो कि ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होते, तो उनको अप्लाई करने के लिए भी हम उसे आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की रिजॉल्व मिसिंग फॉन्ट के नाम से, और अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा फॉन्ट मौजूद नहीं है जो कि आपके डॉक्यूमेंट पे है और आप उसको चेंज भी नहीं करना चाहते, आप उसी फॉन्ट को रखते हुए काम करना चाहते हैं, तो आप उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दें। वो देखने में तो फॉन्ट ही लगेगा, प्रिंट फॉन्ट के तौर पे ही होकर आएगा। आप उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं कि वो फॉर्मेटिंग जो आप ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं उस टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, और इस तरह से टेक्स्ट चेंज किए बगैर आप उसको यूज भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के पास भेज रहे हैं और आपको इस बात का डाउट है कि जो टेक्स्ट आपने यूज किया है वो उसके सिस्टम में नहीं होगा, तो उस सूरत में भी आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरह से आपका टेक्स्ट एज ए ऑब्जेक्ट उसके पास जाएगा और उसको वहां ओपन होने में और प्रिंट होके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्टिकल मार्जिन अलाइनमेंट है। तो मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे रख लेती हूँ और इसमें कोटेशन मार्क ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे लूंगी, मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, शिफ्ट प्रेस करूंगी और उसके बाद कॉपी लूंगी ताकि एक्यूरेट कॉपी मेरे पास आए। कॉपी लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। वैसे तो ये हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है और यहाँ मैंने कोटेशन मार्क ऐड किया तो ये अलाइनमेंट ठीक नहीं लग रही, हालांकि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इन कोटेशन मार्क के साथ ये बिल्कुल अलाइन है, लेकिन देखने में अलाइन नहीं लग रहा। तो जब हम ऑप्टिकल मार्जिन अलाइनमेंट को सेट करते हैं तो वो इस चीज को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता है। अब आप देखें, मैं यहाँ से एक गाइड लेकर यहाँ पे रख देती हूँ और गाइड यहाँ पे रखने के बाद आप देखें वैसे तो ये अलाइन है लेकिन देखने में उतना अच्छे से अलाइन नहीं लग रहा। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से ऑप्टिकल मार्जिन अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा इस तरफ हो गया। ये वाला टेक्स्ट इस तरफ नहीं हुआ, जस्ट मेरे कोटेशन मार्क्स थोड़े से इस तरफ हो गए हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल इस गाइडलाइन के दरमियान में आ रहा है, जिससे इसकी अलाइनमेंट लुक में बेहतर लगने लगती है। जैसे मैं ये सिलेक्शन खत्म करके आपको दिखाऊं और उसके बाद मैं इस गाइड को भी यहां से डिलीट कर दूं तो अब आप देखें इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट और इसकी अलाइनमेंट में काफी फर्क लग रहा है। मैं इसको मजीद थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब आप देखें इसकी अलाइनमेंट बेहतर लग रही है, ये हमारा टेक्स्ट अलाइन लग रहा है, जबकि ये अच्छे से अलाइन नहीं लग रहा। इससे बहुत थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन लुक में हमारा टेक्स्ट खूबसूरत लगने लगता है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ और उसके बाद इस पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर लूंगी।
जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ टेक्स्ट में हम जब इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन का नेक्स्ट टेक्स्ट दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाए, हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट ना हो, जैसे आप देखें यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लूंगी और टेक्स्ट टूल लेने के बाद अपने माउस का कर्सर मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं टेक्स्ट के कलर को रेड कर लेती हूँ और रेड करने के बाद मैं अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करूंगी। वो इसलिए रेड कलर कर रही हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से आपको नजर आए। और यहाँ मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरे चैनल का हाफ नाम यहाँ पे आ रहा है और हाफ नाम यहाँ पे आ रहा है। जहाँ कोई पर्सन अपना नाम लिखता है या कोई कंपनी का नाम इस तरह से है कि वो दो पार्ट्स में है, उस सूरत में अगर आप चाहते हैं कि आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट ना हो लेकिन आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो आप इंसर्ट ब्रेक कैरेक्टर को यूज करेंगे। उससे आपका टेक्स्ट तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होगा लेकिन नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। आप देखिए मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी और रखने के बाद मैं यहाँ टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से इंसर्ट ब्रेक कैरेक्टर पे क्लिक करूंगी और फोर्स लाइन ब्रेक पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे मेरा टेक्स्ट नीचे आ गया। तो यहाँ से मेरा नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, मेरी लाइन ब्रेक हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद कई दफा ऐसा होता है कि हम पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं और उसमें से टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए होता है और हम लिखना नहीं चाहते। या फिर इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन्स में जब हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए बॉक्स लगाते हैं तो खाली बॉक्स हमारे पास आता है, उसमें टेक्स्ट नहीं होता। तो उस सूरत में हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट से उसको फिल कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी थोड़ा टेक्स्ट मौजूद है तो वो उसके बकाया हिस्से को फिल कर देगा, और अगर ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो वो कंप्लीट बॉक्स को फिल कर देगा। तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी, टाइप मेन्यू में आऊंगी और टाइप मेन्यू में आकर यहाँ पे फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें मेरा कंप्लीट बॉक्स फिल हो गया। ये मुकम्मल खाली होगा तो भी फिल हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब ये खाली है और मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट है, मेरे माउस का कर्सर इस फ्रेम में है। मैं टाइप मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। तो आप देखिए मेरा बॉक्स फिल हो गया। इस तरह से अगर मुझे प्रैक्टिस के लिए डमी टेक्स्ट चाहिए और मेरे पास खाली टेक्स्ट फ्रेम है तो मैं फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट से उसमें टेक्स्ट फिल कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन शो हिडन कैरेक्टर है। हिडन कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो हमारे टेक्स्ट में मौजूद होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते। मैं वापस इसी पैराग्राफ को कॉपी करूंगी और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। और पेस्ट करने के बाद अब आप देखें जैसे जैसे मैंने इन वर्ड्स को लिखा है तो यहाँ पे मैंने स्पेस बार प्रेस की है। उसके बाद एक लाइन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने इंटर प्रेस किया है। उसके अलावा मैं यहाँ टैब भी प्रेस कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर अपने माउस का कर्सर रखकर यहाँ से टैब प्रेस करूंगी और टैब प्रेस करने के बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। हिडन कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो हमारे टेक्स्ट में यूज तो हो रहे होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते। उसमें स्पेस है, इंटर है, टैब ऑप्शन है, डिस्क्रिशनरी हाइफन है, इस तरह से कुछ ऑप्शन है जो हम यूज तो करते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो अगर किसी वजह से हम उनको देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कहाँ हमने कौन से ऑप्शन यूज किए हैं, तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं टाइप मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे शो हिडन कैरेक्टर पे क्लिक करूंगी। मैं थोड़ा जूम भी कर लेती हूँ। तो अब देखिए जहां मैंने इंटर प्रेस किया है मुझे इस तरह से साइन शो हो रहा है। जहां पे मैंने स्पेस बार प्रेस किया है वहां मुझे छोटा सा ब्लू डॉट शो हो रहा है, और जहां मैंने टैब प्रेस किया है वहां मुझे डबल एरो शो हो रहे हैं। और यहाँ मैंने 2 बार टैब प्रेस किया था तो मुझे 2 दफा ये ऑप्शन रिपीट होके दिखाई दे रहा है। और जहां मैंने लिखना स्टॉप किया है वहां पे मुझे हैश ऑप्शन शो हो रहा है। और अगर मैं इन ऑप्शन को देखना नहीं चाहती, मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आकर शो हिडन कैरेक्टर पे से चेक हटा दूं तो ये वापस हाइड हो जाते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ। और आज की क्लास का लास्ट ऑप्शन हमारे पास टाइप ओरिएंटेशन है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लूंगी और इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ।
और टाइप मेन्यू में आकर यहाँ पे टाइप ओरिएंटेशन पे आऊंगी तो यहाँ इस वक्त हॉरिजॉन्टल पे चेक है। अगर मैं वर्टिकल पे चेक लगाती हूँ तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट वर्टिकली प्लेस हो गया, अब ये वर्टिकली लिखा हुआ है। और अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके टाइप ओरिएंटेशन में आकर यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। और टाइप मेन्यू के वो तमाम ऑप्शन जो हम आज की क्लास में देखने वाले थे हम देख चुके हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ग्लिफ्स पैनल को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।